खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ना है इतना ऊपर। खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ना है इतना ऊपर। दुनिया वाले जब नीचे से देखे तो बस उनके जुबान पर एक ही बात आए, वाओ सुपर। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 पढ़ा था और आज मैं आप सभी के समक्ष उसी अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, हमने आपसे एक वादा किया था कि जैसे ही हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, हम आप सभी के लिए उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर के आएंगे। लेकिन बच्चों, हमने बहुत ही विचार किया और उसके बाद यह पाया कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। तो अपने समय को बचाने के लिए और चैप्टर को कम समय में पूरी तरह से कवर करने के लिए हमने यह निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से पढ़ लें और फिर उसके बाद दोनों से मिक्स करके एमसीक्यू लेकर के आए। इससे हमारा समय भी बचेगा और हम चैप्टर को पूरी तरह से कवर भी कर पाएंगे। तो बच्चों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर 2 का, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। बच्चों, आज के इस चैप्टर में हमने जो एक चैप्टर में पढ़ा था उससे बहुत सारे संबंधित चीजें रिपीट होंगी, तो उसे हम संक्षिप्त में समझते हुए, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको पहले पढ़ चुका है, तो उसको हम संक्षिप्त में समझते हुए और जो हमारी नई टॉपिक होगी उस पर हम विशेष ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर 2 की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों, राज्य एवं राष्ट्र की आय में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। हालांकि पहले से कुछ टॉपिक हमने पढ़ रखा है। आय क्या होता है, बिहार की आय की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है और गरीबी के दुष्चक्र के नियम का प्रतिपादन किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय की धारणा किस प्रकार से की जाती है, भारत का जो राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश है, भारत का राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से परिवर्तन होता गया है, उस चीज पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना और गणना करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों और होने वाले परेशानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या होता है, उस पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। चलिए बच्चों, देखते हैं हम कि आय क्या होता है। बच्चों, आय का मतलब हमने बतलाया था कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से परिश्रम करता है, मतलब मानसिक या शारीरिक रूप से वो काम करता है और उस काम के बदले या फिर उस परिश्रम के बदले जो कुछ भी उसे पारिश्रमिक मिलता है, जो कुछ भी उसे पारिश्रमिक यानी कि काम या जो काम के बदले, जो शारीरिक रूप से भी हो सकता है या फिर मानसिक रूप से, तो उस काम के बदले जो कुछ भी वस्तु मुद्रा, जो भी धन प्राप्त होता है वस्तु या मुद्रा के रूप में, उसे ही हम उस व्यक्ति की आय कहते हैं। तो आय क्या होता है आपने समझ लिया। हालांकि पहले भी हमने पहला चैप्टर में आय पर चर्चा किया था। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में जो आय होता है, जो नागरिकों का व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय होता है, वो सामाजिक संपन्नता और विपन्नता का प्रतीक होता है। मतलब राष्ट्रीय आय से ही ये चीजें निर्धारित होती है कि किसी देश की जनता जो है वहां सामाजिक संपन्नता है या फिर सामाजिक विपन्नता है, वो आय पर ही डिपेंड करता है। अतः आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। यानी कि कोई देश कितना विकसित है या फिर विकासशील है, उस देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही देखा जा सकता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि विभिन्न उत्पादन के जो स्रोत हैं, उनसे जो आय प्राप्त होते हैं वो किस रूप में प्राप्त होते हैं। उत्पादन के 5 साधनों के बारे में हमने कक्षा 9वीं में पढ़ रखा है। उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से होते हैं? तो भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, व्यवस्थापक होता है और उद्यमी होता है। ये उत्पादन के 5 साधन हैं और इन उत्पादन के साधनों से ही हमें आय की प्राप्ति होती है।
और जो आय प्राप्त होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं, उसका स्वरूप कैसा होता है, किस नाम से जानते हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, जो सबसे पहला हमारा है भूमि। तो भूमि का जो पारिश्रमिक है वो लगान के रूप में प्राप्त होता है। मतलब भूमि से जो कुछ भी हमें उत्पादन के रूप में मिलता है उसे हम लगान के रूप में जानते हैं। यानी भूमि का पारिश्रमिक जो है उसे हम लगान कहते हैं। श्रम का जो पारिश्रमिक होता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। श्रम का पारिश्रमिक मतलब श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। तो वहीं पूंजी का निवेश करके जब हम पूंजी लगाते हैं किसी भी चीज में, तो उस पूंजी का पारिश्रमिक हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। उसी तरह से जो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक होता है, यानी जो मैनेजर होता है, मैनेजिंग करता है, व्यवस्था करता है, उसका पारिश्रमिक वेतन के रूप में प्राप्त होता है। तो वहीं हम उद्यमी या जो साहसी कहे जाते हैं, उद्यमी को हम सामान्यतः साहसी के नाम से जानते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। उद्यमी या जो साहसी होता है इसका पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, उद्यमी को हम साहसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उद्यमी होते हैं वो बिना हानि के परवाह किए अपने पूंजी का जोखिम उठाते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं, इसलिए इन्हें हम साहसी कहते हैं। यानी कि ये बिना होने वाले नुकसान का परवाह किए और ये पूंजी का निवेश करते हैं, इसलिए इन्हें हम साहसी भी कहते हैं। तो जो साहसी होते हैं या उद्यमी होते हैं, इसका जो पारिश्रमिक होता है वो लाभ या हानि के रूप में प्राप्त होता है। तो इसे आप समझ लीजिए। एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो भूमि का पारिश्रमिक होता है वो लगान के रूप में प्राप्त होता है, जो श्रम का पारिश्रमिक है वो मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है, और जो पूंजी का पारिश्रमिक है वो ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। वो जो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक है वो वेतन के रूप में प्राप्त होता है, और उद्यमी का जो पारिश्रमिक है वो लाभ या हानि के रूप में प्राप्त होता है। तो ये है उत्पादन के 5 साधन और इनसे प्राप्त होने वाले आय का स्वरूप। यानी कि कौन से उत्पादन के साधन से कौन से स्वरूप में आय की प्राप्ति होती है उसका नाम याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में प्राप्त होता है, तो वहां आपको बताना होगा लगान। या फिर पूछा जाएगा कि व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में प्राप्त होता है, तो वहां बताना पड़ेगा आपको वेतन। या ऐसा पूछ ले कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, तो वो ब्याज होगा। तो ऑब्जेक्टिव के नजर से देखा जाए तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं और इन साधनों से जो आय प्राप्त होता है उसे किस रूप में हम प्राप्त करते हैं, उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्लियर है बच्चों? चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए तो अब हम देखते हैं बिहार की आय की क्या स्थिति है। तो बिहार की आय की स्थिति हम सभी भली भांति परिचित है कि उतना अच्छा नहीं है। बाकी अगर राज्यों की हम तुलना करें, भारत के अन्य राज्यों से अगर बिहार के आय की हम तुलना करें तो वो बहुत ही कम है। जो योजना आयोग का रिपोर्ट जारी हुआ था 2009 में, इसमें जो निर्धनता अनुपात के आंकड़े थे उसमें हमने देखा कि बिहार जो था वो दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य बना, और पहले में उड़ीसा नंबर था, पहले नंबर पर उड़ीसा था। उड़ीसा के बाद बिहार जो था निर्धनता अनुपात में दूसरा सबसे ज्यादा निर्धन राज्य था। तो ये बहुत पुराना आंकड़ा है, 2011 से पहले का आंकड़ा है, और चूंकि हमारा बुक जो है वो पुराने एडिशन का है, अभी वो अपडेट नहीं हुआ, उसमें नए आंकड़े नहीं पढ़ने हैं। तो जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पुराने आंकड़े पर ही आधारित पूछे जाएंगे। तो 2009 में जो योजना आयोग का रिपोर्ट जारी हुआ था, इसमें निर्धनता अनुपात में बिहार जो था वो पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य था। मतलब गरीबी में सबसे ज्यादा गरीबों में दूसरा सबसे ज्यादा गरीब क्या बोलते हैं वो बिहार था, और पहले नंबर पर कौन था? उड़ीसा। मतलब बिहार इतना ज्यादा गरीब था कि इसका जो 41.4% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन निर्वाह कर रहा था। मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जी रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार जो था वो कितना इसकी दयनीय स्थिति थी प्रति व्यक्ति आय के मामले में। तो यहां पर हम देखें गरीबी रेखा क्या होता है। एक चीज जो है यहां पर निकल करके आता है, गरीबी रेखा या गरीबी रेखा से नीचे क्या होता है, मतलब बीपीएल। बीपीएल बेलो पॉवर्टी लेवल, बेलो
पोवर्टी, पोवर्टी लेवल, बिलो पोवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे। योजना आयोग के द्वारा एक मानक तय किया गया है और उस मानक के आधार पर हम यह अंदाजा लगाते हैं कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है या फिर गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसके लिए योजना आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत, प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे का या गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है। अब प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत क्या है? ये योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित करने का एक पैमाना बनाया गया था। हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है या फिर नीचे? तो योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। शहरी क्षेत्र के लिए यह मानक रखा गया 2100 कैलोरी। कितना? 2100 कैलोरी। यानी कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी का भी भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वास्तव में कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक। तो जो भी हम कुछ भोजन खाते हैं उसका ऊर्जा कैलोरी में बदलता है। तो उस भोजन से प्राप्त कैलोरी को माप करके और गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। यानी शहरी क्षेत्र के लिए पैमाना रखा गया 2100 कैलोरी। यानी कि अगर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी से नीचे का भोजन करता है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। अगर उस व्यक्ति को 2100 कैलोरी या फिर इससे अधिक का भोजन प्राप्त होता है तो यानी कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। उसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पैमाना 2300 कैलोरी रखा गया। 2300 कैलोरी, 2300 कैलोरी। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, गांव में रहता है और उस व्यक्ति को रोजाना 2300 कैलोरी तक का भोजन नहीं मिल पा रहा है, 2300 कैलोरी ऊर्जा तक का भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे का जीवन गुजर बसर कर रहा है। तो अब यहां से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो योजना आयोग किस आधार पर मानता है? तो प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत। और यहां से ये आंकड़ा याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी तय किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2300 कैलोरी तय किया गया। अब यहां पर 200 कैलोरी का अंतर क्यों है? 200 जो कैलोरी है इसका अंतर इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग मानसिक रूप से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहां पर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो जो 200 कैलोरी ज्यादा रखा गया है वो किस कारण से रखा गया है। गांव के लोग क्या करते हैं? शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत करेंगे तो जो कैलोरी का खपत है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में अधिक होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 2300 कैलोरी तय किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी तय किया गया है। आपन कभी देखे भी होंगे कि शहर के लोग जो होते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, पर शहर के लोग पौष्टिक खाना खाते हैं, कम खाते हैं। लेकिन गांव के लोगों को आपने खाते देखा होगा, जो खेतों में काम करते हैं या जो मजदूरी का काम करते हैं, वो जब भी खाना खाते हैं तो उनके थाली में खाना की मात्रा ज्यादा होती है। भले पोषक तत्वों की मात्रा उनमें कम होती है पर खाना की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर खाना ज्यादा मात्रा में हो तो उसमें कैलोरी उतना मिल ही जाएगा, क्योंकि इतना कैलोरी खाना में इतना कैलोरी पाने के लिए हमें अलग अलग तरह के चीजों को खाना पड़ता है। एक ही तरह के चीजों से इतना कैलोरी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो उतना मात्रा में हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब कि एक संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, वसा होना चाहिए।
तो संतुलित आहार के रूप में हमें ऐसा भोजन मिलना चाहिए जिसमें इतना कैलोरी, मतलब जिस क्षेत्र के लिए जितना निर्धारित किया गया है, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2300 कैलोरी मिलना चाहिए, तब जाकर के ऐसा माना जाएगा कि व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर इतना कैलोरी का भोजन उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। तो उसी को हम कहते हैं बीपीएल, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन निर्वाह करते हैं उन्हें बोला जाता है बीपीएल, मतलब बेलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे। तो यहां से क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से बिहार का जो आय था वो निर्धनता के अनुपात में हमने देखा कि दूसरा सबसे निर्धन राज्य था। उड़ीसा पहले स्थान पर था और बिहार दूसरे स्थान पर। कब का आंकड़ा था ये? 2009। और कौन जारी किया था? तो योजना आयोग के द्वारा। और कितनी आबादी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन निर्वाह कर रही थी? तो 41.4%। अब देखिए, जो बिहार की जो गरीबी है ना, बिहार की गरीबी एक आम गरीबी नहीं है, बल्कि ये चक्रीय गरीबी है। अब चक्रीय गरीबी क्या होता है, इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। चक्रीय गरीबी का मतलब होता है जो निरंतर चलता रहे, गरीबी से फिर गरीबी, फिर गरीबी, फिर गरीबी, यानी गरीबी जो है वो गरीबी को जन्म देते चली जाती है। और इसी को हमने कहा है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र। और गरीबी के दुष्चक्र का जो नियम है, इसका प्रतिपादन एक बड़ा ही मशहूर अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने किया था। ये जो अर्थशास्त्री है इनका नाम है रैगनर नर्क्स। गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन रैगनर नर्क्स के द्वारा किया गया। अब इसको याद रखना होगा, तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ऐसे याद रखिएगा, जो गरीबी में जीता है वो नर्क का जीवन जीता है। गरीबी में जो लोग होता है, वास्तव में ये बात सच है, ये कोई बनावटी बात हम नहीं कह रहे हैं। जो गरीबी जो है वो नर्क से कम नहीं है। किसी गरीब से पूछिएगा कि वो रोजाना कितना अपमान सहता है, वो बस सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो गरीब है। वो एक एक चीज के लिए तरसता है, मतलब उसका जीवन नर्क से कम नहीं होता है। तो याद रखिएगा, नर्क से नर्क्स, रैगनर नर्क्स, इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र का नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने यह बताया था कि जब कम आय होगा तो कम बचत होगा। कम बचत। और जब कम बचत होगा तो कम पूंजी होगा। और जब कम पूंजी होगा तो कम निवेश होगा। अब जब कम निवेश होगा तो कम उत्पादन होगा। अब जब उत्पादन कम होगा तो आय कम होगा। यानी कि ये एक चक्र की तरह चलता है, कम आय तो कम बचत। वास्तव में जो पूंजी होता है ना, वो हमारा बचत ही होता है। अगर बचत को हम लंबे समय तक जमा करके रख पाते हैं तो वो एक दिन पूंजी बन जाता है। तो कम बचत होगा तो पूंजी कम होगा, कम पूंजी बनेगा। और जब कम पूंजी बनेगा तो हम उस पूंजी का निवेश कम कर पाएंगे। और जब पूंजी का निवेश कम कर पाएंगे तो उत्पादन कम होगा। और जब उत्पादन कम होगा तो फिर आय भी कम होगा। इसी तरह से ये चक्र जो है वो लगातार चलते रहता है। तो रैगनर नर्क्स ने इसे ही बोला गरीबी का दुष्चक्र। क्या बोला? गरीबी का दुष्चक्र। तो बिहार की जो गरीबी है ना, बिहार की जो गरीबी है वो इसी दुष्चक्र का परिणाम है। बिहार की जो गरीबी है वो गरीबी के दुष्चक्र का परिणाम है, या इसी को हम चक्रीय गरीबी के नाम से भी जानते हैं, चक्रीय गरीबी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो बिहार की गरीबी है वो किस तरह की गरीबी है, तो बिहार की जो गरीबी है वो चक्रीय गरीबी है। गरीबी से गरीबी बनती चली गई और वो आज भी जारी है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग चक्रीय गरीबी। और गरीबी के दुष्चक्र का परिणाम जो होता है, इसका नियम का प्रतिपादन
रैगनर नर्क्स के द्वारा किया गया। ये एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे, रैगनर नर्क्स। कैसे याद रखिएगा इन्हें? तो इन्हें याद रखने के लिए ये तरीका अपनाइएगा कि जो गरीब होता है, गरीबी का जो जीवन जीता है, वो नर्क का जीवन जीता है। तो नर्क्स, प्रोफेसर नर्क्स ने क्या दिया? गरीबी के दुष्चक्र का नियम। तो यहां से याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम अगला स्लाइड पर। यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना होगा, और ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव के नजर से और सब्जेक्टिव के नजर से, दोनों से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के आय का जो मानक है, उसको निर्धारण करने वाली संस्था डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, याद रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। देश के आय के मानक को जो संस्था निर्धारित करती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। इसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को आंकड़ा जारी किया जाता है, जो कि आंकड़ा 2006 से 7 का था। मतलब आंकड़ा का रिपोर्ट जो था वो 2008 में जारी किया गया, पर वो जो आंकड़ा था वो 2006 से 7 का बीच का आंकड़ा था, और इसे ही जारी कब किया गया? तो 2008 में जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। और इसमें यह बताया गया कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखेंगे कि वो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश था, उस प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक था। वो कितना था? तो 70,361। यहां पर एक नहीं होगा, 361 रुपए, 70,361 रुपए प्रति व्यक्ति आय था, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक था। तो वहीं अगर हम देखें राज्यों की बात करें, तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, मतलब भारत के सभी राज्यों में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा था, 54,850 रुपया। तो वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली राज्य था 50,565 रुपए के साथ, और तीसरे स्थान पर जो हरियाणा था वो रहा। पंजाब को पीछे छोड़कर हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पर हो गया। दिल्ली कौन सा स्थान पर था? दूसरे स्थान पर। और गोवा जो था वो पहले स्थान पर। यानी पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। तो ये था भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के जो राष्ट्रीय आय थे वो। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बिहार के संदर्भ में। 2008 से 9 में बिहार में भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बिहार में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर जो है वो बतलाई गई। और ये बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर थी वो एकदम अप्रत्याशित देखी गई। अप्रत्याशित का मतलब सोचा नहीं गया था कि इतना तेजी से वृद्धि जो है वो बिहार में हो सकता है। बिहार जो था गुजरात के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाला राज्य बन गया। गुजरात जो है वो पहले स्थान पर था, और गुजरात और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर वृद्धि में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। जो गुजरात था वो 11.05% के साथ देश के पहले राज्यों में शुमार था, देश के पहले राज्य में शामिल था। तो वहीं बिहार जो था वो 11.03% के साथ 0.3% के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर वाला राज्य बना। तो समझ सकते हैं 2008 से 9 के जो आंकड़े जारी किए गए, उसमें बिहार का जो प्रति व्यक्ति वृद्धि दर था, प्रति व्यक्ति आय का जो वृद्धि दर था, वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का मतलब होता है जो सोचा ना गया हो, जो कभी सोचा भी न गया हो, कल्पना ना किया गया हो, वैसा वृद्धि दर देखा गया। और इस वृद्धि दर के पीछे का रीजन क्या था कि बिहार में उस समय कृषि क्षेत्र से निकल करके लोग बाहर सेवा क्षेत्र में शिफ्ट हो रहे थे। बाहर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में अपना जो है रोजी रोटी के चक्कर में जाते थे, वहां से नौकरी करके और आय अर्जित करते थे। इस कारण से देखा गया कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर था वो गुजरात के बाद
दूसरा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। और कब? तो 2008 से 9 के बीच। निदेशालय की रिपोर्ट जारी होती है 2008 से 9 में। भारत के प्रति व्यक्ति आय इसमें बताया गया 25,494 रुपया है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति जो आय थी 6,610 रुपया बतलाया गया, जो कि बहुत ही कम है। लगभग एक चौथाई भी अगर मान के चले तो इससे इसके आसपास होगा, मतलब 25%। जो देश का प्रति व्यक्ति आय है वो 25,494 रुपया। यहां से ये आंकड़ा याद रखिएगा, 25,494 रुपया। तो वहीं हम बिहार की आय की अगर हम बात करें तो 6,610 रुपया देखा गया। और बिहार के जो कुल 38 जिले हैं, इस 38 जिला में पटना जिला जो है उस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक था। तो वहीं शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय था वो सबसे कम देखा गया। तो यहां से कुछ जो आंकड़े हैं उसे आपको याद रखने होंगे। तो यहां से हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेशों में, कि चंडीगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, और वो कितना था? 70,361 रुपया। तो वहीं अगर हम भारत के राज्यों की तुलना करें तो गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो सबसे ज्यादा 54,850 रुपया था, और दिल्ली जो था वो दूसरे नंबर पर था। तो वहीं हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा। तो ये सब जो आंकड़े हैं वो आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पर्पस से और सब्जेक्टिव के पर्पस से दोनों पर्पस से जो है ये जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, और बाकी जो हमारे लिए नया टॉपिक है उस पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं। बच्चों राष्ट्रीय आय क्या होता है? जैसे कि हमने बताया था कि किसी देश में एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी इसे दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो एक वर्ष में या वर्ष भर में किसी देश में अर्जित कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक वर्ष के अंदर देश ने कितना आय अर्जित किया, आय कमाया गया, उस पूरे आय को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या फिर दूसरे शब्द में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है समझ गए। और अब यहां देखते हैं हम शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय तो हम लोग समझ लिया, पर शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो जो राष्ट्रीय आय होता है उस राष्ट्रीय आय में से, राष्ट्रीय आय मतलब देश के द्वारा एक वर्ष में कुल अर्जित आय, तो उस देश के द्वारा कुल अर्जित आय में से जब हम अचल संपत्ति के घिसावट, मतलब जिसे हम पूंजी मानते हैं, अचल संपत्ति मतलब वह धन का वह भाग जिसका उपयोग करके हम और अधिक धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो उस वैसे में हम देखते हैं कि पूंजी के रूप में मशीन होते हैं, जमीन होते हैं, मकान होते हैं। तो इन सब में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता है। जैसे अगर हम मशीन से उत्पादन करते हैं तो मशीन कभी कभी खराब होता है, मशीन खराब होता है तो उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, तो वो उसे बोलते हैं हम पूंजी के घिसावट पर किया गया खर्च। उसी तरह से जमीन को तैयार करने में जो खर्च होता है या जो मकान का जो मेंटेनेंस होता है उस पे जो खर्च होता है उसे हम पूंजी के घिसावट पर होने वाला खर्च मानते हैं। या फिर जो बीमा पर खर्च किया जाता है, जैसे मान लीजिए मजदूर क्या होते हैं, मजदूर भी एक साधन है और मजदूरों के लिए बीमा करवाना पड़ता है, तो वो जो खर्च हुआ वो पूंजी के घिसावट पर या बीमा पर खर्च हुआ। तो उस तरह के जो खर्च होते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला खर्च है, उस तरह के खर्च को अगर हम कुल राष्ट्रीय आय में से घटा देते हैं तो प्राप्त जो होता है हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। यानी इसे हम अगर देखें इस तरह से, किसी देश के निवासियों के द्वारा अर्जित कुल आय में से अचल पूंजी के मूल्य ह्रास का मतलब गिरावट, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है अगर उसको हम घटा देते हैं तब शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है इसे समझना बहुत ही आसान है। मतलब एक फॉर्मूला के द्वारा समझा जाए तो राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय और माइनस पूंजी का घिसावट, पूंजी का घिसावट, इसे ही हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। मतलब जब हम राष्ट्रीय आय में से पूंजी के घिसावट पर होने वाले खर्च को जब हम घटा देते हैं, घिसावट पर होने वाले खर्च घिसावट पर होने वाले खर्च को जब हम घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तो बहुत ही आसान है, अगर आपने राष्ट्रीय आय को समझ लिया है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय आय में से जब हम जो पूंजी या मूल्य के ह्रास या पूंजी के घिसावट पर होने वाला जो खर्च है, मेंटेनेंस पर जो होने वाला खर्च है, अगर हम उसको घटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है वही होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब हम देखते हैं भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो किन संस्था के द्वारा की जाती है। तो संस्था तो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अगर अंग्रेजी में इसे देखा जाए तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO शॉर्ट में याद रखिएगा, CSO, और हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो ये संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी मदद एक और संस्था करती है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, या फिर इसे ही कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। अगर इसका अंग्रेजी याद रख पाते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ये जो है वो CSO की मदद करता है। कौन काम कौन करेगा? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जुटाने का जो काम है वो CSO का है, और इस काम में इसका मदद कौन करेगा? तो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान उसे कहते हैं हम। तो जो CSO है इसके द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है भारत में, और इस काम में सहायता कौन करता है CSO की? तो NSSO मतलब राष्ट्रीय नमूना परीक्षण संस्थान या सर्वेक्षण संस्थान। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान जो है वो मदद करता है किसकी? CSO की। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं वो राष्ट्रीय आय को किस तरह से परिभाषित करते हैं। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक नजर अगर हम देख ले इस चीज को तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ भी जाता है तो ये कवर हो जाएगा। तो इसे हम देखते हैं विभिन्न अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड नोबेल जो है, अल्फ्रेड नोबेल नहीं, जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आय को किस तरह से परिभाषित किया। इन्होंने बताया किसी देश की श्रम एवं पूंजी का, किसी देश के श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे ही इन्होंने राष्ट्रीय आय कहा। एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं हम। किसी देश की श्रम एवं पूंजी का, किसी देश के श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय आय को इस तरह से परिभाषित किया। तो वहीं प्रोफेसर पीगू के द्वारा राष्ट्रीय आय को किस तरह से परिभाषित किया गया है, ये कहते हैं, जो प्रोफेसर पीगू हैं इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है। राष्ट्रीय आय यानी लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है, जिसका मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। तो जो पीगू थे, प्रोफेसर पीगू, उन्होंने क्या बोला
कि राष्ट्रीय आय या लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से भी जो प्राप्त आय होता है वो भी सम्मिलित होता है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से अल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया। अब हम देखते हैं बाकी के अर्थशास्त्री जो है वो किस तरह से राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं। प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। प्रोफेसर फिशर जो है वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। वहीं प्रोफेसर केन्स के अनुसार उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इन्होंने 1929 से 33 के भयानक वैश्विक आर्थिक मंदी से निकलने का भी सुझाव दिया था। तो प्रोफेसर जो केन्स है ना, इनको याद रखना जरूरी हो जाता है। इनको बहुत बढ़िया से आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी जो कि 1929 से लेकर के 1933 तक चली थी, तो इस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी से निकलने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। इनका नाम था पूरा जॉन मेनार्ड किन्स। तो एक बार फिर से हम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे। जब आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां एक बार फिर से प्रोफेसर किन्स का नाम आएगा। तो इन्होंने क्या बोला था राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, क्या बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या है? उपभोक्ताओं के द्वारा, उपभोक्ताओं मतलब कंज्यूमर, हम लोग, उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं तथा विनियोग, विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग का मतलब होता है निवेश। वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय, मतलब तीन चीज, उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं तथा विनियोग, वस्तुओं तथा विनियोग पर किए गए कुल व्यय के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं इनके अनुसार। तो यहां से यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने भयानक विश्व आर्थिक मंदी से निकलने का सुझाव दिया था। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि वाई जो होता है ना, वाई मतलब राष्ट्रीय आय, वो किसके बराबर होता है? उपभोग और विनियोग के बीच। उपभोग और विनियोग का योग, उपभोग और विनियोग का योग होता है। उपभोग को सी से और विनियोग को आई से दर्शाया गया। इन्वेस्टमेंट वाई को राष्ट्रीय आय कहा गया। और सी का मतलब होता है कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब उपभोग पर किया गया खर्च। सी का मतलब क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब उपभोग पर किया गया खर्च, सी से। और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, आई से। मतलब कि वाई बराबर सी प्लस आई। सी का मतलब उपभोग पर किया गया खर्च और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग, और वाई जो है वो राष्ट्रीय आय की बराबर हुआ। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया केन्स ने। और ये जो फार्मूला है ये याद रखिएगा, ये देकर के पूछ देगा कि इस फार्मूला को कौन से अर्थशास्त्री ने दिया है, तो वहां पर जो प्रोफेसर केन्स हैं उनका नाम दिया रहेगा ऑप्शन में और उसको टिक कर देना है। तो y बराबर सी प्लस आई, ये एक तरह का परिभाषा कौन दिया था? तो प्रोफेसर केन्स ने। y क्या है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? तो कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर और प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब उपभोग पर किया गया खर्च और प्लस विनियोग या फिर निवेश, ये जो होता है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय की धारणा के विभिन्न आयाम। मतलब राष्ट्रीय आय की धारणा जो है वो किन किन आयामों से की जाती है, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो कौन कौन से आयाम के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो धारणा है वो ना मुख्य तीन आयाम के द्वारा किया जाता है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी इसी को शॉर्ट में कहा जाता है जीडीपी, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दूसरा जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसे शॉर्ट में एनएनपी कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एनएनपी। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पादन में ज्यादा अंतर नहीं है, उसके परिभाषा देखिएगा लगभग एक जैसा है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है वो इन तीन आधार पर भी किया जाता है, इसलिए इनकी जो परिभाषा है वो काफी समानता रखता है। तो देखिए, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर देखिए अंतर क्या है, वहां पर कुल मौद्रिक मूल्य था, जो राष्ट्रीय आय था उसका परिभाषा किस तरह से दिया गया कि एक वर्ष के अंदर किसी देश में या किसी राष्ट्र में एक वर्ष के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा गया। तो यहां पर जीडीपी किसे कहा गया, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा गया? तो किसी देश में दिए गए समय के अंतर्गत कुल वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन की कुल मात्रा है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादन होता है उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या फिर इसी को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर शॉर्ट में इसी को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया कि क्या अंतर है? थोड़ा सा बस माइनर अंतर है कि जो राष्ट्रीय आय में था तो वहां क्या बोलते हैं, उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य था ना, कुल मौद्रिक मूल्य था, लेकिन यहां पर उत्पादित सेवा और वस्तु का कुल मात्रा, कुल मात्रा को ही यहां पर क्या कह दिया गया, सकल घरेलू उत्पाद कह दिया गया। चलिए देखते हैं अब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ये तो राष्ट्रीय आय से परिभाषा इसका बिल्कुल मिलता जुलता है। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। देखिए वहां भी थोड़ा सा मिल रहा था, वहां बस कुल मात्रा था ना, वहां पर कुल मात्रा था, और यहां पर क्या है, कुल मौद्रिक मूल्य। तो बस इतना सा है यहां पर अंतर है। थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझना पड़ेगा कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है, सकल या फिर कुल राष्ट्रीय उत्पादन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में जो देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है उसको जोड़ दिया जाता है, और जो हमारे देश में विदेशियों के द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है उसको घटा दिया जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको हम क्लियर कर देते हैं। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है या फिर कुल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद
या फिर इसी को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कह सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या उत्पादन भी कहा जाता है। दोनों एक ही सेंस, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, यहां पर उत्पादन भी लिख दिया जाता है, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा तो हम समझ चुके हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय आय से मिलता जुलता परिभाषा है। एक वर्ष के अंदर किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करते समय जो जीडीपी होता है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से करना क्या है कि जो देशवासियों के द्वारा विदेशों में उत्पादन और सेवाएं दी जा रही है, जो उत्पादन कार्य किए जा रहे हैं और सेवा दी जा रही है, उसके मूल्य को इसमें जोड़ दिया जाता है जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। मतलब देशवासियों के द्वारा जो विदेशों में उत्पादन और सेवा के जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे जो आय प्राप्त हो रहा है, उन सबको जोड़ दिया जाता है। और फिर जो विदेशियों के द्वारा हमारे देश में जो विदेशियों के द्वारा आय अर्जित की जा रही है, उसको घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कुल राष्ट्रीय उत्पादन या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जीडीपी आप समझ चुके हैं, दिए गए वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मात्रा को हम जीडीपी कहते हैं। तो उस मात्रा में से हम जो हमारे देश में जो विदेशी यूनिट लगे हुए हैं, कई विदेशी कंपनियां जो है वो भारत में सेवा दे रही है या फिर उत्पादन काम में लगी हुई है, तो उन विदेशियों का जो आय होगा हमारे देश में, वैसे आमतौर पर जीडीपी में सारी चीजें जो है जुड़ जाती है। भारतीयों के द्वारा जो विदेश से अर्जित किया जाएगा वो भी जुड़ेगा, विदेशियों के द्वारा जो भारत में कमाया जाएगा वो भी जुड़ेगा। पर जब भी हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो इसमें हम देखते हैं कि जीडीपी में से जो विदेशी हैं, विदेशियों के द्वारा अर्जित आय है, हमारे देश में विदेशियों के द्वारा जो भी उत्पादन और सेवा को बेच करके जो भी उनको मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो आय प्राप्त हो रहा है, तो उसको जीडीपी में से हम घटा देते हैं। और एक काम यहां और करते हैं कि जो भारतीयों के द्वारा विदेशों में आय अर्जित की जा रही है, विदेश में जैसे बहुत सारी भारतीय कंपनियां काम करती है, या जो भारतीय लोग जो है विदेश में सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका जो आय है ना वो जुड़ जाएगा जीडीपी में। तो इसी को हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय या फिर कुल राष्ट्रीय आय। तो इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सीधे याद रखिएगा कि जो भारत में विदेशी कमाएंगे उनकी कमाई को जीडीपी में से घटा दिया जाएगा, और जो भारतीय विदेश में कमाएंगे, चाहे उत्पादन से कमा रहे हो या फिर सेवा से कमा रहे हो, तो उनके मूल्य को जोड़ दिया जाएगा जीडीपी में। तो इस तरह से कुल राष्ट्रीय उत्पादन या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये बात जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे हम देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, जैसे हमने कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में पढ़ा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, तो एक वर्ष के अंदर देश में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम कुल उत्पादन या फिर राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। और वहां पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि विदेशियों के द्वारा जो आय अर्जित किया जाएगा देश से, उसको जीडीपी में से घटा दिया गया, और जो हमारे देशवासियों के द्वारा विदेश से अर्जित आय है उसको जीडीपी में जोड़ दिया गया। तो उसी को हमने बोला कुल राष्ट्रीय उत्पादन या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब यहां बात आती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है या जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन होता है, जब उसमें से हम पूंजी के घिसावट पर होने वाले खर्च को घटा देते हैं, या फिर उसके अलावा और अतिरिक्त खर्च होता है, कच्चे माल पर होने वाला खर्च, पूंजी के घिसावट में या फिर मरम्मत में किया गया खर्च, बीमा पर किया गया खर्च, इन सबको जब हम घटा देते हैं, अतिरिक्त खर्चा के रूप में इसे हम जानते हैं, तो अतिरिक्त खर्चे को जब हम घटा देते हैं ना,
तो इसके बाद जो प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। मतलब जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से हम अतिरिक्त खर्चा किस चीज पर होगा? तो कच्चे माल की कीमत पर, पूंजी की घिसावट पर, मरम्मत पर और व्यय पर, और फिर बीमा के व्यय पर। तो इन सब खर्चे को जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से घटा देते हैं तो हमें मिलता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मतलब NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे ही कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसमें हम क्या घटाते हैं? तो अतिरिक्त खर्चे को। और किस में से घटाते हैं? अगर हम ऐसा बोले कि NNP जो होता है, NNP बराबर क्या होगा? तो NNP बराबर होगा जो GNP होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसमें से जो हम अतिरिक्त खर्चे को घटाते हैं, अतिरिक्त खर्चे को घटाते हैं। अतिरिक्त खर्चे कौन कौन सी होगी? तो कच्चे माल पर होने वाला खर्च, पूंजी के घिसावट एवं मरम्मत में किए गए खर्च और बीमा पर किया गया व्यय, ये सब अतिरिक्त खर्च हो जाएगा। और जब हम जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से अतिरिक्त खर्चों को हम घटाते हैं तो हमें मिलता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी NNP। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है 3 आधार पर किया जाता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा हो गया कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। और तीसरा जो हो गया वो हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी NNP। तो इन 3 चीजों को आधार मान करके राष्ट्रीय आय की जो है व्याख्या की जाती है, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आय की ऐतिहासिक परिवेश। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने लगाया, फिर उसके बाद किस तरह से संस्थाओं के द्वारा, भारतीय संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाने लगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1868 में एक पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार बताया कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया प्रति व्यक्ति है, तो पहली बार जो भारत में प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की गई वो किनके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें प्रति व्यक्ति आय बतलाई गई कितनी? 20 रुपए। 20 रुपए जो है वो प्रति व्यक्ति आय बतलाई गई। फिर उसके बाद डॉक्टर VKRV राव, इनका पूरा नाम जो है वो कुछ इस प्रकार से विजेंद्र, शायद दिखाई ना दे रहा हो, चलिए देखते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है विजेंद्र कस्तूरी, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। इनका पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, इसी को शॉर्ट में VKRV राव लिखा गया है। इन्होंने 1925 से 29 के बीच राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। जो भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था, मतलब जो दादा भाई नौरोजी ने जो आंकड़ा इकट्ठे किए थे, इन्होंने
20 रुपए जो प्रति व्यक्ति आय बतलाया था, ये सबसे पहली बार बतलाया था। लेकिन इनके आंकड़े जो थे वो उतने परफेक्ट नहीं थे, क्योंकि अनुमानित एक अंदाजा था और उस समय उतना रिसोर्सेस नहीं हुआ करता था जिससे परफेक्ट आंकड़े जो है वो निकाले जा सके। फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने फाइनली जो है बतलाया था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। फिर 1925 से 29 के बीच राष्ट्रीय आय का अनुमान किन्होंने लगाया, तो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा लगाया गया। और इस आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था, मतलब ये आंकड़ा जो था वो लगभग सटीक था। डॉक्टर राव ने 1930 के दशक में भारत की राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान लगाने में उनके कार्य के लिए भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। मतलब भारत में राष्ट्रीय आय या जो प्रति व्यक्ति आय का लेखांकन है उसका जनक इन्हें माना जाता है, VKRV को। तो यहां से एक शायद क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जनक किसे माना जाता है, तो VKRV राव को। भारत में राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर VKRV राव को माना जाता है। और इनके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे 1925 से 29 के बीच, यानी 30 के दशक में, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है। चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है। तो यहां पर स्वतंत्रता के बाद अभी तक हमने जो भी देखा वो स्वतंत्रता से पहले के आंकड़े थे, चाहे हम दादा भाई नौरोजी के 1868 की बात करें या फिर जो डॉक्टर VKRV राव थे इनके द्वारा 1925 से 29 के बीच के आंकड़े हों, ये सब आजादी से पहले के आंकड़े थे। लेकिन आजादी के बाद के जो आंकड़े हैं वो आजादी के बाद के जो आंकड़े हैं वो परफेक्ट आंकड़े माने जा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1949 में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र, या इन्हीं को शॉर्ट में PC महालनोबिस कहा जाता है, PC महालनोबिस, PC महालनोबिस या फिर प्रशांत चंद्र, फुल फॉर्म इसका प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में, इन्हीं के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। तो इनका नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर PC महालनोबिस। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजादी के बाद इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। और इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। इस समिति ने 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई और प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा बताया गया। यानी कि इनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति, इसके द्वारा 1951 में पहली बार रिपोर्ट जारी की गई, प्रथम रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें 48 से 49 के लिए जो देश का कुल राष्ट्रीय आय था वो 8,650 करोड़ बताया गया, कुल राष्ट्रीय आय। वहीं प्रति व्यक्ति आय जो था वो 246 रुपया 90 पैसे बताए गए। 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना की, और वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने का जो जिम्मेवारी है वो CSO के ऊपर ही है। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। उसके बाद 1954 में देखते हैं हम कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए, उसको जमा करने के लिए, जुटाने के लिए किसका स्थापना किया गया, CSO को। और इस काम में CSO की मदद कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
संस्थान या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। तो ये जो है वो सीएसओ की मदद करता है, और सीएसओ जो है वो किसके लिए आंकड़े जुटाता है, तो राष्ट्रीय आय समिति के लिए। और राष्ट्रीय आय समिति के लिए आंकड़ा जुटा करके और फिर जो प्रति व्यक्ति आय है या जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करने का जिम्मेवारी किसको दिया गया है, तो वो है सीएसओ, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है सीएसओ को दिया गया है इसका जिम्मेवारी। और राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुई, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति की गठन किसके अध्यक्षता में की गई, तो पीसी महालनोबिस, पीसी बोले तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुखतः 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला उत्पादन विधि, और दूसरा आय विधि, और तीसरा व्यय विधि। इन 3 विधियों से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और 2 विधियां होती है जिसे हम व्यापारी गणना विधि और मूल्य योग विधि के नाम से जानते हैं। व्यवसायिक या फिर व्यापारिक नहीं, व्यवसायिक गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि और मूल्य योग विधि, मतलब चौथा और ये रहा पांचवा। तो देखा जाए तो मुख्यतः 3 ही होता है, पर अगर कभी पूछ दे या फिर इन सब से संबंधित ऑप्शन दिख जाए, इनमें से अगर कोई ना हो, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिख जाए तो ये भी राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां होती हैं। तो देखा जाए तो 5 होता है, पर प्रमुख मुख्यतः 3 ही होता है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। चलिए समझते हैं उत्पादन विधि क्या होता है, आय विधि क्या होता है और व्यय विधि क्या होता है। उत्पादन विधि का मतलब होता है देश में एक निश्चित अवधि में, मतलब एक निश्चित समय में जो उत्पादित वस्तु है और सेवा है उसका जो मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य का जब योग किया जाएगा, उत्पादन सेवा हो या फिर वस्तुओं का उत्पादन हो, उन दोनों का जब मौद्रिक मूल्य को योग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो इससे राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। और इस विधि को ही हम कहते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि का मतलब क्या हुआ कि जितना भी एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में सेवाओं का उत्पादन हुआ, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उनके मूल्य को जोड़ करके और राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। और इसी गणना विधि को हम लोग कहते हैं उत्पादन विधि। आय विधि क्या होता है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों या जो संगठन होते हैं उनके द्वारा प्राप्त की गई आय के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार से राष्ट्रीय आय जो प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार से मूल्य जोड़ करके जो राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है, उस विधि को हम कहते हैं आय विधि। इसमें मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज सब शामिल होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति का आय और या फिर कोई संगठन संस्था का आय, इन सब को जोड़ करके और राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो गणना के इस विधि को हम कहते हैं आय विधि। ठीक है। उसी तरह से जो लोगों के जो खर्चे होते हैं, उपभोग पर किए जाने वाले खर्च, उपभोग का मतलब क्या होता है, अपने सुख सुविधाओं आराम पर करने वाले जो खर्च होते हैं उसको कहते हैं उपभोग पर किए जाने वाले खर्च। व्यक्ति अगर कोई कमाता है, आय अर्जित करता है, तो उसका बहुत सारा जो हिस्सा है अपने उपभोग पर खर्चा कर देता है, अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्चा कर देता है। तो उस खर्चा से भी राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो गणना के इस विधि को हम व्यय विधि कहते हैं, यानी प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय करता है, और इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय से भी मापा जा सकता है। तो इस विधि को हम कहते हैं व्यय गणना विधि। इसके अलावा 2 और हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, पर अगर कभी कभी ऑप्शन में तीनों ना हो और इनमें से कोई दिख जाए
तो ये भी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि होती है, व्यवसायिक गणना विधि और मूल्य योग विधि। तो याद रखिएगा, प्रमुखतः 3 होता है पर 2 और होते हैं अलग से, व्यवसायिक गणना विधि और मूल्य योग विधि। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन ना रहे, तब अगर इनमें से कोई ऑप्शन दिख जाए तो वो ऑप्शन भी सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय की गणना है, इसे करने में कौन कौन सी दिक्कतें आती है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि मुख्यतः 3 थे, कौन कौन सा, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उसी तरह से जो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां हैं, वो भी 3 ही प्रकार की है। कौन कौन सी? तो पहला जो कठिनाई है वो आंकड़े को जमा करने में होने वाला कठिनाई है। अच्छा देखिए, भारत जैसा बड़ा देश में बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और इस इतना बड़े जनसंख्या वाला देश में इतना बड़ा आंकड़े को जमा करना कितना मुश्किल काम होगा, कितना रिसोर्सेस लगाने पड़ते होंगे। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और इसमें सही सही सटीक आंकड़े भी नहीं जमा किए जा सकते हैं, चाहकर भी नहीं जमा किए जा सकते हैं। तो एक तो पहला चुनौती यही है कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में आंकड़ों को कैसे जमा किया जा सके, सभी के जानकारियों को कैसे जुटाया जा सके, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा हम देखते हैं कि दोहरी गणना की संभावना हो जाती है, एक ही व्यक्ति का आय जो है वो 2 बार गिन लिया जाता है। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एक डॉक्टर है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है और इस डॉक्टर की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है। कितना? 1 लाख रुपए। अब डॉक्टर के अंदर डॉक्टर के जो अंतर्गत हैं वो 2 कंपाउंडर काम कर रहे हैं, 2 कंपाउंडर हैं, और दोनों का जो सैलरी है वो 10-10 हजार है। तो इनकी सैलरी हुआ 20,000 और इनका था 1 लाख। 1 लाख मान के चलिए, 1 लाख। अब यहां पर होगा क्या, इसमें दिक्कत क्या होता है ना दोहरी गणना की संभावना में, कि वो अपने ही सैलरी से 1 लाख सैलरी से इन दोनों कंपाउंडर को 10-10 हजार दिया, 20,000 रुपए दिए। लेकिन जब गणना होगा तो 1 लाख यहां पे हो जाएगा और 20,000 यहां पे हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000, जबकि ये 1 लाख ही रुपया है। लेकिन जब गणना होगा तो इनका भी आय 20,000 गिन लिया जाएगा और इस डॉक्टर का भी आय 1 लाख गिन लिया जाएगा, तो दोनों को मिलाकर के हो जाता है 1,20,000। जबकि डॉक्टर ने अपने 1 लाख आय से ही इन दोनों को 20,000 सैलरी दिया, तो अब डॉक्टर के पास हो जाना चाहिए था 80,000, 80,000 और इनके पास 20,000, इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए था। पर कई बार ऐसा होता है कि एक ही आय को 2 बार या फिर उससे अधिक बार भी गिन लिया जाता है, तो ये भी एक समस्या रहता है, जिसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। तीसरा जो समस्या है वो है मूल्य को मापने में कठिनाई। मूल्य को मापने में कठिनाई क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जितने भी वस्तुओं का निर्माण होता है, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वे वस्तुएं जहां पर बनते हैं वहां का जो मूल्य है वो कुछ और होता है, और जैसे जैसे वो वस्तुएं दूर जाते हैं, अपने उत्पादन क्षेत्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो दूरी के बढ़ते ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले खर्च की वजह से अलग अलग स्थान पर वस्तुओं की जो कीमत होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मूल्य को मापने में कठिनाई, क्योंकि वस्तु जो है वो अलग अलग क्षेत्र में जाएगा तो उसका कीमत जो है वो अलग अलग हो जाएगा। एकदम इसको सिंपल वे में समझिए, मान के चलिए कि यहां पर एक उत्पादन फैक्ट्री है, कोई चीज बन रहा है, जैसे कोई चीज का फैक्ट्री हम रख, बिस्कुट का फैक्ट्री है, मान लीजिए यहां बिस्कुट का फैक्ट्री है, बिस्कुट का फैक्ट्री है यहां पर।
अब यहां पर जो बिस्कुट बन रहा है 10 रुपए का, मान लीजिए उसका प्राइस है, रिटेल प्राइस। तो 10 रुपए का बिस्कुट जो है वो फैक्ट्री में अगर लेने जाए तो इसकी कीमत हो जाती है 7 रुपए के आसपास, मान के चलिए 7 रुपए। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे फैक्ट्री से दूर बिस्किट जाएगा, फैक्ट्री से दूर जाएगा, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 7 रुपया में खरीदा यहां से, और 7 रुपया में खरीद करके और ये बहुत दूर ले जा रहा है, तो ले जाने में इनको इसको किराया तो देना पड़ेगा। तो उस किराया के चलते क्या होगा कि इसका दाम यहाँ आते आते 8 रुपया हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर इससे भी दूर जाएगा तो ये किराया जो है वो 8 से बढ़ के 9 हो जाएगा, मतलब बिस्कुट का कीमत जो है वो 9 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा बिस्कुट का दाम जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। और फिर इस तरह से क्या होता है कि मूल्य को मापने में दिक्कत होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता जाएगा, तो वस्तु की कीमत भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से मूल्य को मापने में कठिनाई होता है। तो आज का ये चैप्टर जो था वो बहुत ही छोटा था, पर इसको हमने बहुत ही डिटेल में समझा है, बहुत ही विस्तार से समझा है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।